रेस्क्यू प्लेन अंधेरे और खतरनाक समुद्र की ओर उड़ गए। समुद्र में फिर बारिश शुरू हो गई। निक को अचानक एहसास हुआ कि यह एक मौका है। उसने चिल्लाकर मार्क्विस से कहा, मुंह खोलो और बारिश का पानी पियो। उसी समय उसने महसूस किया कि कोरी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। यह भी हाइपोथर्मिया का असर था। शरीर खून का संचार बनाए रखने के लिए दिल को तेज चलाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन फायदा बहुत कम होता है। निक ने कहा, उसका अपना दिल भी ऐसे ही धड़क रहा है। किसी ने घबराकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि वे मरने वाले हैं? निक ने सख्त आवाज में कहा, कोई नहीं मरेगा। आसमान में रेस्क्यू प्लेन उड़ रहे थे। पायलट ने रेडियो पर बताया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी लगभग शून्य है। तूफानी लहरें और बारिश की परतें सब कुछ धुंधला कर रही थीं। ऐसे हालात में खोज करना अंधेरे में काली सुई ढूंढने जैसा था। हर मिनट की देरी किसी की जान ले सकती थी। समुद्र में फंसे लोगों को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर से विमान चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अंधेरा, ठंड और डर महसूस हो रहा था। मार्क्वेस लगभग बेहोशी में था। उसकी सांसें कमजोर थीं। कोरी का मानसिक संतुलन टूटने लगा था। विल का जख्म लंबे समय से खारे पानी में भीग रहा था। शायद उसमें इन्फेक्शन हो चुका था। सिर्फ निक था जो खुद को संभाले रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी अपने अंदर की गिरती ताकत महसूस कर रहा था। उसका शरीर भी हद पर पहुंच रहा था। उसके पास सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति बची थी। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, हम कभी हार नहीं मानते। उसने खुद से कहा कि उसे टिके रहना होगा, सबको टिकाए रखना होगा, क्योंकि एक बार आंख बंद हुई तो शायद फिर कभी न खुले। जमीन पर पाउला रेबेका के घर पहुंची। रेबेका ने घबराहट में कहा कि तटरक्षक को सर्च को और तेज करना चाहिए। उन्हें जीपीएस ढूंढना होगा जिसमें मार्क्विस के मछली पकड़ने के पॉइंट सेव हैं। वह घबराहट में ढूंढ नहीं पा रही थी और टूटने लगी थी। पाउला ने उसे शांत किया और याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि मजबूत रहना है। थोड़ी देर बाद जीपीएस मिल गया। उन्होंने उसे चालू किया और उसमें सेव कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तुरंत वह लोकेशन तटरक्षक को भेज दी गई। उन्होंने नक्शे पर पॉइंट मार्क किया और सभी रेस्क्यू विमानों को भेज दिया। समुद्र में हालत और बिगड़ गई। मार्क्विस और कोरी दोनों की हालत खराब थी। कोरी कह रहा था कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। विल ने कहा, यह भ्रम है, दिमाग धोखा दे रहा है। तभी एक और विशाल लहर आई और मार्क्विस को बहा कर ले गई। उसकी लाइफ जैकेट फिसल गई और वह समुद्र में डूब गया। निक ने चीख कर उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में यकीन न करने वाली पीड़ा थी। विल उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोरी पूरी तरह पागलपन में चला गया और चीखने लगा। अब 4 में से 3 बचे थे और उनमें से भी एक आधा होश में था। मार्क्विस का जाना सिर्फ एक दोस्त का खोना नहीं था, बल्कि उम्मीद का टूट जाना था। तभी उन्होंने विमान की आवाज सुनी। निक और विल ने अपनी पूरी बची ताकत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगे। निक ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमजोर रोशनी अंधेरे में चमकी। वह उसे पागलों की तरह लहराने लगा ताकि कोई देख सके। विमान में बैठे एक ऑब्जर्वर ने कहा कि उसे शायद कोई हल्की रोशनी दिखी। सबने सांस रोक ली। दूरबीन और नाइट विजन से उस दिशा में देखा गया, लेकिन जांच के बाद जवाब आया कि वह सिर्फ बिजली की चमक का पानी में प्रतिबिंब था। मौसम और खराब हो रहा था। उन्हें ऊंचाई लेनी पड़ी। वापसी का आदेश दिया गया। नीचे समुद्र में निक और विल चिल्लाते रहे। विमान की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर गायब हो गई। उम्मीद आई और फिर टूट गई। उनके ऊपर से बचाव विमान गुजर गया, लेकिन तूफान और अंधेरे में वे एक दूसरे से चूक गए। क्रूज को फोन करना पड़ा और रेबेका को बताना पड़ा कि मौसम के कारण सर्च रोकनी पड़ी है। तूफान के बाद दोबारा कोशिश होगी। रेबेका ने फोन रखा और पाउला को बताया। दोनों ने खुद को दिलासा दिया कि शायद वे कहीं फंसे हैं, शायद जिंदा हैं, लेकिन रेबेका ने माना कि उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया है। सुबह होने लगी। समुद्र में अब सिर्फ निक और विल दिख रहे थे। कोरी भी गायब हो चुका था। निक उसका नाम पुकारता रहा, गला बैठ गया था। कोई जवाब नहीं आया। विल ने आखिर वह बात कह दी जिसे वे दोनों जानते थे। वे चले गए। मार्क्विस और कोरी दोनों निक इस सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। कल तक 4 दोस्त थे, हंसते हुए निकले थे। अब सिर्फ 2 बचे थे, अनंत समुद्र में तैरते हुए। विल ने टूटती आवाज में कहा कि मार्क्विस और कोरी उनसे ज्यादा मजबूत थे, फिर भी समुद्र ने उन्हें हरा दिया। उसने पूछा, वे कितनी देर और टिक पाएंगे? निक ने कहा कि कम शरीर की चर्बी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उसके कपड़े भले गीले थे, लेकिन थोड़ी गर्मी दे रहे थे। उसने विल से कहा कि कुछ पहनने को ढूंढे, लेकिन विल ने मना कर दिया। वह दोबारा पानी में नहीं उतरना चाहता था। तभी निक ने पानी के नीचे एक साया देखा, शार्क। वे घबरा कर नाव पर चढ़ गए। विल का जख्म अभी भी खून बहा रहा था। निक ने उसे समझाया कि शार्क मछलियां ढूंढती हैं, उन पर हमला नहीं करेगी, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। विल ने पूछा, क्या निक चर्च जाता था? मौत सामने हो तो इंसान भगवान और आत्मा के बारे में सोचने लगता है। अगर आखिरी दिमागी पल ही अनंत हो जाए तो भगवान कहाँ है? मरने के बाद क्या होगा? निक ने कहा, उसे याद नहीं, बहुत समय हो गया। विल ने पूछा, क्या वह नास्तिक बन गया है? निक ने गुस्से में कहा, वह बस हकीकत में जीता है। ऐसे भगवान से क्या मांगना जिसने उसके दोस्तों को मरने दिया। विल ने कहा, गुस्सा मत करो, भगवान को मत छोड़ो। निक ने थकी आवाज में कहा, उसने कुछ नहीं छोड़ा। उनकी यह बात दरअसल मौत को देखने के 2 अलग तरीके थे। विल विश्वास में सहारा ढूंढ रहा था। निक गुस्से और जिद में लड़ रहा था। लेकिन चाहे तरीका जो भी हो, समुद्र उनके सामने था, बेरहम और ठंडा। बेस पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। कप्तान क्रूज ने साफ कहा कि परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाए ताकि उन्हें सबसे बुरी खबर किसी अचानक टीवी रिपोर्ट से न मिले। एक अधिकारी ने पूछा कि क्या ऑपरेशन को सर्च एंड रिकवरी यानी सिर्फ शव ढूंढने की कार्रवाई में बदल दिया जाए। कप्तान ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, अभी नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। दिन निकलने के बाद उनके पास ज्यादा फायदा होगा। उसने एक बड़े रेस्क्यू जहाज को भी रवाना करने का आदेश दिया। जहाज पर सायरन बजा। क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया गया और बताया गया कि उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक छोटी नाव की तलाश में जाना है जिसमें 4 लोग लापता हैं और संभव है नाव पलट गई हो। कप्तान ने सभी से कहा कि इस मौसम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए पानी की सतह पर अपनी नजरें टिकाए रखें। इंसानी आंख से बढ़कर कुछ नहीं होता। समुद्र अब भी ठंडा, गहरा और बेरहम था और वे दोनों उसकी दया पर टिके हुए थे। सूरज ऊपर आने लगा, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उनके शरीर सुन्न पड़ रहे थे। निक महसूस कर रहा था कि उसकी उंगलियां कड़ी हो चुकी हैं, होंठ कांप रहे हैं और हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। विल की हालत भी खराब थी। दोनों को समझ आ रहा था
कि अगर जल्दी मदद नहीं पहुंची तो ज्यादा देर टिकना मुश्किल होगा। फिर भी वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सिर्फ साथ बने रहना ही उन्हें जिंदा रखे हुए है। आसमान हल्का होने लगा था, लेकिन राहत अभी भी दूर थी। वे नहीं जानते थे कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि वे अब भी सांस ले रहे हैं, और जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। जमीन पर निक की मां मार्सिया को पता चलता है कि कोस्ट गार्ड ने सर्च और रेस्क्यू मिशन रोक दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में फट पड़ती है। निक की उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा है। एक और बड़ी लहर आती है और दोनों को पानी के अंदर पटक देती है। वो पूरी ताकत लगाकर फिर से ऊपर आते हैं। विल कहता है कि ये बहुत खराब आइडिया है, वो डूब सकते हैं। निक जवाब देता है कि वैसे भी वो डूब सकते हैं, लेकिन कम से कम नाव से बंधे रहेंगे तो एक उम्मीद रहेगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विल भी खुद को नाव से बांध लेता है। अब चाहे लहरें कितनी भी तेज हों, वो अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर नाव डूब गई तो वो भी उसके साथ नीचे चले जाएंगे। कोस्ट गार्ड बेस पर मार्सिया एक अधिकारी से सवाल करती है। वो पूछती है कि खबरों में मिशन को रिकवरी ऑपरेशन क्यों बताया गया। अधिकारी समझाता है कि 200 से ज्यादा लोग सर्च में लगे हैं, एक पेट्रोल जहाज भी तैनात है, लेकिन खराब मौसम में पायलट्स को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तूफान लगभग 1 घंटे में खत्म होगा और फिर सर्च फिर से शुरू होगी। मार्सिया की आंखों में डर था। वो पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि वो जिंदा है? अधिकारी कहता है कि उसे भरोसा रखना चाहिए, वो पूरी कोशिश करेगा। मार्सिया सिर हिलाती है, क्योंकि उसके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं बचा। समुद्र में दोनों बार बार लहरों से नीचे गिरते और फिर नाव पर चढ़ते हैं। वो पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन अभी जिंदा है। अचानक उन्हें हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों आखिरी ताकत लगाकर हाथ हिलाते हैं। विल कहता है, अब दिन निकल आया है, वो हमें जरूर देख लेंगे। लेकिन विमान बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे उड़ जाता है। वो धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाता है। दोनों निराश होकर उसे जाते देखते हैं। अब दिन है, उनके चमकीले लाइफ जैकेट साफ दिख रहे हैं, फिर भी किसी ने उन्हें नहीं देखा। उम्मीद फिर से आई और फिर चली गई। कुछ देर की खामोशी के बाद निक थके हुए स्वर में कहता है कि उन्हें पानी में 24 घंटे हो चुके हैं। विल पूछता है कि कोस्ट गार्ड कब तक खोज बंद रखेगा। निक कहता है कि उसे नहीं पता। विल कहता है कि अगर उन्हें खाना ढूंढने के लिए पानी में जाना है तो अभी जाना चाहिए जब तक रोशनी है। निक सहमत होता है। वो कपड़े उतारने की सोचता है, लेकिन विल कहता है कि वो खुद जाएगा। वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाता है। अंधेरे केबिन में टटोलते हुए आखिर उसे एक प्लास्टिक बैग मिलता है। वो ऊपर आता है, उसमें सरसों फ्लेवर वाले प्रेट्जेल थे। विल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे ये स्वाद पसंद नहीं, लेकिन दोनों भूखे थे। वो तेजी से खाने लगते हैं। अचानक विल दूर इशारा करता है और पूछता है, वो जमीन है क्या? निक देखता है, दूर कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे जमीन की परछाई हो। दोनों को एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। निक फोन निकालता है, लेकिन उंगलियां सुन्न है। विल फोन चलाता है, स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखता है। निक उलझन में पूछता है, क्या ये भ्रम हो सकता है? विल कहता है, दो लोग एक जैसा भ्रम कैसे देख सकते हैं? कई घंटों से कोई विमान नहीं दिखा। विल कहता है, या तो अभी तैरकर वहां पहुंचते हैं या फिर कभी नहीं। वो एक और रात नहीं झेल पाएंगे। दोनों रस्सी खोलते हैं और उस दिशा में तैरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में विल को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो चिल्लाता है कि वो जमीन नहीं, भ्रम है। शरीर की कमजोरी दिमाग से खेल कर रही है। इससे भी बुरा ये कि जब वो पीछे मुड़कर नाव की तरफ देखता है तो नाव भी नहीं दिखती। वो भ्रम के पीछे तैरते हुए नाव से बहुत दूर आ गए थे। दोनों एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं। अंधाधुंध पानी में तैरते हुए उलटी पड़ी नाव ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार निक नाव ढूंढ लेता है और उसे चिपक जाता है। वो विल को पुकारता रहता है। थोड़ी देर बाद विल भी नाव तक पहुंच जाता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। कोस्ट गार्ड बेस पर कैप्टन क्रूज लगातार सर्च ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था, लेकिन अब तक कोई टारगेट नहीं मिला था। रिपोर्ट आई कि उन्होंने 66 नॉटिकल माइल तक सर्च कर लिया है और अंधेरा होने तक जारी रखेंगे। समुद्र की सतह पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो लोग अब 30 घंटे से समुद्र में भटके हुए थे। समुद्र में निक देखता है कि विल बहुत ज्यादा शांत हो गया है। वो पूछता है, तू ठीक है ना? विल बिखरी हुई आवाज में कहता है कि वो बस सोच रहा है। वो सोच रहा था कि नाव अभी तक पूरी तरह डूबी क्यों नहीं है। वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसकी मौत हो गई तो लोग उसकी फ्यूनरल में क्या कहेंगे। यहाँ तक कि उसे शक होने लगता है कि क्या उसकी लाश कभी मिलेगी भी या नहीं। विल का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बुदबुदाने लगता है कि उसे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी और उसे 1.5 कैरेट की डायमंड रिंग दिलानी चाहिए थी। वो कल्पना करने लगता है कि अगर उसने उससे शादी की होती तो वो इस ट्रिप पर जाने से मना कर देती। तब वो अभी घर पर होता, उसके साथ बच्चों की प्लानिंग कर रहा होता। विल कमजोर आवाज में निक से कहता है कि क्या वो उसके माता पिता को कुछ बता सकता है। वो पूरे वाक्य भी नहीं बना पा रहा था, बस बार बार यही कह रहा था, मेरी मम्मी को बता देना। निक मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके माता पिता को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि विल खुद जाकर बताएगा। लेकिन विल बार बार वही दोहराता रहता है। फिर अचानक वो कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, उसे ठंड नहीं लग रही। वो कहता है कि बस थोड़ा और गर्म होना चाहता है। निक समझ जाता है कि ये हाइपोथर्मिया का आखिरी स्टेज है। जब इंसान को ठंड की जगह गर्मी महसूस होने लगे तो इसका मतलब होता है कि दिमाग ने शरीर के तापमान को समझना बंद कर दिया है। मौत बहुत करीब होती है। विल अपने कपड़े उतारने लगता है। निक पूरी ताकत से उसे रोकता है और चिल्लाता है कि ऐसा मत कर। तभी एक और बड़ी लहर आती है और विल को पानी में बहा ले जाती है। निक रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से उसे वापस खींच लेता है, लेकिन तब तक विल बेहोश हो चुका था। एक और जबरदस्त लहर आती है। इस बार विल का शरीर लहरों में खो जाता है और अंधेरे समुद्र में गायब हो जाता है। निक जोर जोर से विल का नाम चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज आती है। विल चला गया था, मार्क्विस चला गया था, कोरी भी चला गया था। कभी 4 जिगरी दोस्त थे, अब सिर्फ निक अकेला बचा था। अंधेरे समुद्र में तैरता हुआ वो गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाता है, गालियां देता है, अपने अंदर का सारा दर्द, गुस्सा और बेबसी बाहर निकाल देता है। वो खुद से पूछता है, मैं ही क्यों जिंदा बचा? बाकी तीनों क्यों चले गए? उसके दिमाग में उसके पिता की आवाज गूंजती है, हारने वालों में कभी शामिल मत होना। लेकिन इस पल निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए लड़ रहा है। उसके सारे दोस्त मर चुके थे, वो अकेला समुद्र में था। रेस्क्यू शायद कभी नहीं आने वाला था, लेकिन वो अभी जिंदा था। वो अभी सांस ले रहा था। जब तक सांस बाकी है उसे लड़ते रहना होगा। वो ये अपने 3 दोस्तों का कर्ज मानता है। उसे जिंदा रहना होगा ताकि वो उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि उनके घर वालों को पता चले
कि उन्होंने आखिरी सांस तक कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। निक नाव को कसकर पकड़े रहता है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। वो अकेले ही अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रखता है। बेस पर एक अधिकारी सबको संबोधित करते हुए कहता है कि वो समझता है सब लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से जा नहीं सकते। उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनके पास बची हुई आखिरी चीज है। वो सबसे कहता है कि भगवान पर भरोसा रखें, दुआ करें कि उन लड़कों को ढूंढ लिया जाए और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जा सके। कुछ समय बाद आदेश आता है कि सर्च ऑपरेशन खत्म किया जाए और सब यूनिट्स वापस लौट आए। कई नाविक मायूस हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोग आपस में कहते हैं कि बस कुछ मिनट और खोज लेते हैं। वो हार मानना नहीं चाहते थे, वो एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। इधर पावला फिर से निक को कॉल करती है। कॉल फिर वॉइसमेल पर चली जाती है। वो मैसेज छोड़ते हुए कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, सब बहुत परेशान है। वो मजाक में कहती है क्या तुम सस्पेंस बना रहे हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद है सब ठीक होंगे, शायद सिग्नल के बाहर होंगे, लेकिन उसके दिल में डर है कि शायद वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। उसकी आवाज टूट जाती है और वो रोते हुए फोन काट देती है। मार्सिया उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मार्सिया कहती है कि उसे यकीन है निक जिंदा है। वो महसूस कर सकती है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी बाहर है। वो कहती है कि चलो दोनों मिलकर उससे बात करते हैं दिल से, ताकि वो जहां भी हो उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। दोनों औरतें एक दूसरे को पकड़कर रोती हैं और खुले समुद्र की तरफ दुआ करती हैं। समुद्र में निक अब पूरी तरह थक चुका है। वो कभी होश में होता है, कभी आधा बेहोश। समुद्र की आवाज पागलों की तरह उसके चारों तरफ गूंज रही है। वो खाली समुद्र की तरफ चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बेकार जा रही है। समुद्र में भटके हुए 22 घंटे हो चुके थे। निक को भ्रम होने लगते हैं। उसे अपने दोस्तों की हंसी सुनाई देती है। वो उनके साथ बिताए हुए पल देखता है। वो सब कुछ इतना असली लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हो, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है सब हवा में गायब हो जाता है। फिर निक एक फैसला करता है। वो उस रस्सी को खोलने लगता है जिसने उसे नाव से बांध रखा था, वही रस्सी जिसने तूफान में उसकी जान बचाई थी। उसकी उंगलियां जमी हुई और भारी थीं, लेकिन वो धीरे धीरे गांठ खोल देता है। रस्सी ढीली हो जाती है। अब वो आजाद था। निक नाव पर पीठ के बल लेट जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव, ऊपर नीला आसमान। वो आंखें बंद कर लेता है। अब वो न लड़ रहा था, न चिल्ला रहा था, न इंतजार कर रहा था उस मदद का जो शायद कभी नहीं आने वाली थी। उसके तीनों दोस्त जा चुके थे। अब शायद उसे भी उनके पास जाना चाहिए। वो सोचता है कि उसके माता पिता समझ जाएंगे। वो मानते हैं कि उसने पूरी कोशिश की। उसने सच में पूरी कोशिश की। उसकी सांसें धीमी और शांत होने लगती हैं। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। धूप उसके चेहरे पर गर्माहट देती है। लहरें नाव को हल्के हल्के झुला रही हैं। सब कुछ अजीब तरह से शांत लगता है, जैसे अब दर्द नहीं है, ठंड नहीं है, अकेलापन नहीं है। वो सोचता है शायद बस सो जाऊं और सब खत्म हो जाएगा। वो कल्पना करता है कि सपने में वो मार्क्विस, कोरी और विल से मिलेगा। वो सब फिर साथ होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन ठीक उसी पल एक रेस्क्यू बोट वहां से गुजरती है। वो उसे देख लेती है। उसी क्षण जब निक ने आंखें बंद कर दी थीं, जब उसने आखिरकार लड़ना छोड़ दिया था, तभी चमत्कार होता है। बेस पर तुरंत रिपोर्ट पहुंचती है कि एक टारगेट मिला है। कैप्टन क्रूज तुरंत आदेश देता है कि सभी हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर जाएं। वो 2 दिन से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उस जगह पहुंचता है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है कि एक वयस्क पुरुष दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर निक के ऊपर मंडराता है। निक सिर उठाता है। वो हेलीकॉप्टर देखता है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि समझ नहीं पाता कि ये सच है या फिर एक और भ्रम। बेस पर सब लोग सांस रोक कर बैठे हैं। कैप्टन क्रूज पूछता है क्या वो जिंदा है। कुछ सेकंड बाद जवाब आता है टारगेट जिंदा है। लेकिन कैप्टन खुश नहीं होता। वो तुरंत पूछता है कि बाकी 3 कहाँ हैं। वो कहता है कि सर्च जारी रहनी चाहिए, उन्हें बाकी तीनों को भी ढूंढना है। निक को ऊपर खींच लिया जाता है। उससे पूछा जाता है उसका नाम क्या है। वो भारी और टूटी आवाज में कहता है मेरा नाम निक है। ये नाम रेडियो के जरिए बेस तक पहुंचता है। मार्सिया का फोन बजता है। वो कॉल उठाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। वो और पावला एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और घर में फोन बजता है। वहाँ कोई कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वहाँ पहले ही समझ आ चुका था कि उनका अपना वापस नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह की ओर उड़ जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव समुद्र में तैरती रह जाती है। वही नाव जिसने 4 दोस्तों की हंसी, डर, हिम्मत और आखिरी पल देखे थे, अब वो अकेली तैर रही थी इस दुखद कहानी की गवाह बनकर। सर्च कई दिन तक जारी रहती है, लेकिन मार्क्विस, कोरी और विल कभी नहीं मिलते। समुद्र ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। निक अकेला सर्वाइवर था, वही अकेला इंसान जो उस समुद्र की कहानी सुना सकता था। वो बच गया, लेकिन एक मायने में उसका एक हिस्सा हमेशा उस समुद्र में ही रह गया। उसके 3 दोस्तों की मुस्कान, उनकी हिम्मत, उनकी आखिरी लड़ाई, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो जिंदा है ताकि वो उन्हें याद रख सके, ताकि दुनिया जान सके कि उन्होंने आखिरी सांस तक कैसे लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, दोस्ती, प्यार और हिम्मत की कहानी है। ये उस सीख की कहानी है जो उसके पिता ने दी थी, कभी हार मत मानो। वही सीख मौत और जिंदगी के बीच उसके लिए रोशनी बन गई। 28 फरवरी 2003 को 4 दोस्त समुद्र में गए थे। वापस सिर्फ एक आया, लेकिन जो 3 वापस नहीं आए, उनकी कहानी, उनकी हिम्मत, उनकी जिंदगी निक की जुबानी हमेशा